नमस्कार दोस्तों। और आज की इस कहानी का नाम है रसोई। अरे रिंकी बहू, रोहन निकला कि नहीं? सास वेदिका जी हड़बड़ाते हुए बोली। अपनी बच्ची को देखने के लिए तो मेरी आंखें पथरा गई। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। बस अब सब्र नहीं होता, जल्दी से आ जाए। फोन करो कहाँ तक पहुँचे? माँ जी, रोहन जी को निकले हुए 1 घंटा हो गया है और फ्लाइट तो 9 बजे है। अभी तो 8 बजे है। आप चिंता ना करें, दीदी समय पे घर पहुंच जाएगी। अरे तुम्हें क्या मालूम, एक माँ की दिल अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रहा है। पूरे 3 साल बाद मेरी निशा यानी कि वेदिका जी की बेटी विदेश में रहती है। कोरोना के कारण कुछ छोटे बच्चे के कारण काफी समय बाद वो आ रही है। ऐसा करे माँ जी, जाकर आप पूजा कर लीजिए, आपका थोड़ा समय कट जाएगा। तब तक दीदी भी आ जाएगी। बहू बोली। वाह रे बहू, तुम्हारे आलस की तो पराकाष्ठा है। ये नहीं कि सारा काम खुद निपटा लो। तुम देख नहीं रही हो मैं अपनी बेटी के लिए किस कदर हैरान परेशान हूँ। उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। जाओ, जाकर खुद कर लो। मुझसे आज कुछ मत कहना, मैं अपनी बेटी के साथ ही बैठूंगी। वेदिका जी बोली। कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। रिंकी एक लंबी सांस लेते हुए रसोई में गई। बहू का प्रसाद बनाते हुए सोच रही थी, काश मैं भी मेरी माँ के पास जा पाती। पिछले 3 सालों से तो मैं नहीं गई हूँ, मगर सास को शायद बेटी का ही दर्द दिखता होगा, बहू का नहीं। कहते हुए ठाकुर जी को स्नान कराकर भोग प्रसादी लगा रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। रिंकी की शादी के बाद ही कोरोना महामारी आ गई। इसी बीच उसका बेटा हो गया। पूरा समय घर में रहने के कारण वेदिका जी अपनी बहू रिंकी पे हावी होती गई। अभी बीमारी फैल रही है तो कभी बच्चा छोटा है तो बोलकर उसे अपने मायके नहीं जाने दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी अपने ऊपर से उठने लगा। उसकी सास जो कहती वह चुपचाप करती रहती। रोहन अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा। खूब भव्य स्वागत के बाद सब मिलकर नाश्ता करने लगे। समोसा, कचौरी, ढोकला, काजू की सैंडविच, पोहा, जलेबी, नारियल की बर्फी और बेसन के लड्डू से पूरी डाइनिंग टेबल पे भर गई है। शरबत, जूस, चाय, कॉफी अलग, सब इतने सारे नाश्ते का आनंद ले रहे थे। बस रिंकी ही थी जो भाग भाग कर सबकी पसंद का खाना परोस रही थी। तभी निशा बोली। अरे भाभी, आओ ना, आप भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और भाभी, आप छुट्टिया में मायके गई थी ना? रिंकी ना जवाब देने वाली ही थी कि हे बहू, बातें बाद में होती रहेगी, तो जल्दी जा मेरी नातिन के लिए बॉर्नवीटा वाला दूध और बिटिया के लिए कोल्ड कॉफी लेकर आ जा। पर मम्मी, मैंने जूस पी लिया है। तू चुप कर, जा जल्दी कोल्ड कॉफी बनाकर ले आ और उसमें वेनिला आइसक्रीम भी डालना, खास निशा के लिए मंगवाई है। रिंकी चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। मगर निशा को अपनी माँ का ऐसा कटु व्यवहार पसंद नहीं आता है। उसे याद आता है जब रिंकी भाभी शादी होकर आई थी तो उनका दूध से उजला रंग, हरा बदन, तीखे नए नक्श देखकर तब सारे लोग एक ही बात बोल रहे थे, क्या चांद से दुल्हन लेकर आए हैं रोहन। ऊपर से चेहरे की मुस्कान उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही थी। थोड़ी जलन तो उसे भी हुई, मगर आज भाभी की उतरी हुई सूरत, आंखों में गड्ढे, बड़ा वजन, बिखरे लाल, बेतरीब सा रहन सहन देख घबरा गई थी। माँ, इतना नाश्ता क्यों मंगवाया है? मुझे तो वैसे भी इंदौरी पोहे जलेबी खाना था, फिर इतना सब कुछ क्यों? ये पगली बाहर से क्यों मंगवाने लगी? वैसे भी विदेश में तो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ना जाने कौन कौन से विदेशी आइटम खाकर काली पड़ गई है। इसलिए मैंने ये सब व्यंजन रिंकी से कहकर खास बनवाया है, वो भी तेरी पसंद का। ये नारियल की बर्फी जब कल ही ताजे नारियल से बनवाई है। अरे मैंने थोड़ी ना किया है, तेरी भाभी कब काम आएगी? ये कोरोना आया है जब से मैं हर काम घर में ही करवाती हूँ, चाहे गेहूं से आटा पीसना हो या चने की दाल से बेसन बनाना हो, सब घर में ही हो जाता है, शुद्ध ताजा। और तू जितने भी दिन रहेगी ऐसा ही खिलाऊंगी। मावा भी घर का है और ये बेसन का लड्डू मेरी यानी कि नातिन के लिए दाल घर की चक्की में पीसकर जब ताजा बेसन घी में भूनकर मेवे डालकर बनाया है, खास तेरे लिए। वाह, लेकिन इतना आप परेशान क्यों हुई? बाजार में तो सब मिलता है, देखो तो जरा
कैसा मुंह सूख गया है मेरी बच्ची का, इतना दोली हो गई है फालतू बाजार के पिज्जा बर्गर खा खा के, कहते हुए वेदिका जी उसके बालों पे हाथ फेरने लगी। क्या ये सब भाभी ने बनाया है? सोच हैरान हो गई। और घर में काम वाली तो आती है ना, वो पूछी। काम वाली? काम वाले की क्या जरूरत है? वैसे भी बाहर के लोग जितना कम आए जाए उतना अच्छा रहता है। तू जानती नहीं कि कोरोना में सब बंद हो गया, बहू अकेले ही सब संभाल लेती है। वजन देख रही है इसका, वरना ये यूं बैठे बैठे और आलसी हो जाएगी, कहते हुए अपना मुंह में एक लड्डू दबा देती है। वेदिका जी इस बीच रिंकी से निशा की बात नहीं करने देती है। दोपहर के समय खाने के टेबल पे या पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, खीरे का रायता, दाल मखनी, जीरा राइस, खीर, मालपुआ के साथ में अचार, चटनी, पापड़, सलाद, सब कुछ था। भाभी आपने अकेले ही सब बनाया है? जी दीदी, आप बैठिए। भाभी आप भी साथ में बैठो ना, मैं भी तो खाऊंगी। ये बैठ गई तो गरम गरम रोटी कौन बनाएगा? जा रिंकी, गरम गरम रोटी में गाय का घी लगाकर लेकर आना। मेरी निशा का चेहरा कैसे उतर गया है, विदेश में वैसे भी कहाँ ये सब मिलता होगा ना, कहते हुए वेदिका जी अपनी और निशा की थाली परोसने लगी। मगर संजू को कौन पकड़ेगा? निशा फिर चिंतित होते हुए बोली। अरे बेटा, तू खाने पे ध्यान दे लगाया कर, बहू को आदत है। संजू यानी कि 2 साल को जो प्लेटफार्म पे बिठा लेती है, वो बैठा बैठा अपनी माँ के संग छोटी छोटी लोई से खेला रहता है और गरम गरम रोटी भी लाती है। काम तो ऐसे ही निपटा करते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कहते हुए ककड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल चबाने लगी। मगर मैं, ये तो बहुत खतरनाक बात है माँ, कहीं तवा कढ़ाई पकड़ लिया और जल गया तो? कुछ नहीं होता, हमेशा से ऐसे ही खेलता रहता है रसोई में उसके साथ। अपनी माँ की लापरवाही और व्यवहार देख निशा तुरंत टेबल पे खड़ी होकर रसोई में पहुंची। संजू को वेदिका जी को पकड़ाया और कहा, आप इसे देखो, तब तक हम दोनों रोटियां सेक कर लाते हैं। अरे बिटिया, तू थकी हारी आई है और यहाँ मायके में रोटियां सेकेगी? नहीं 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 बेटा, तेरे तो आराम करने के दिन है, तो यहाँ किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? हाँ, मैं सब कुछ समझ गई, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाभी बच्चे और परिवार के पीछे खुद को पूरी तरह बैठा है। जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ, पसीने से लथपथ पूरे घर में दौड़ती घूम रही है, साथ में छोटा बच्चा भी संभालती है, आपकी फरमाइश भी पूरी कर रही है। और आपने मेरे नाम पे इतना सारा खाना पीना बनवाया है, उनसे जिनकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आपको मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखता है, पर उनका क्यों नहीं दिखता? आप उनकी मदद क्यों नहीं कराती? और कोरोना में काम वाली छुट्टी पे अब तक क्यों नहीं लगाई? अब तो हर घर में सब लोग आ जा रहे हो, और अगर ऐसा है कि आपके घर लोग बाहर से आते जाते नहीं है, तो मैं भी अभी अपना बैग उठाकर वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर से आई हूँ। अपनी बेटी की बात सुन वेदिका जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोली, अरे नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर मैं नहीं कहीं जाऊंगी तो भाभी के संग आपको अपना व्यवहार सुधारना होगा। और आपकी तो मैं क्या कहूँ, जब हम लोग घर पे थे तब तो काम वाली खूब आ जाते जाते थे, और आपसे तो खुद ही काम नहीं होता था। हम बच्चे को भी हमारे दादा दादी ने कितने लाड से पाला है, और आप तो घर का काम निपटा मोहल्ले में गप्पे मारने निकल जाती थी। अब भाभी के लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता। और तो और आपने चक्की भी ले ली, मतलब कोई इंसान काम से फुर्सत पाए तो पाए कैसे? ननद बोली, खुद ही तो थोड़ी मदद किया करो, आप तो 57 की उम्र में ही 75 जैसे काम करने लगे हो। बहू के आते ही बूढ़ी हो गई, बिल्कुल गलत। और रिंकी भाभी, आपको क्या हो गया है? अपने आपको कम क्यों समझ रही हो? अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही बराबर दोषी होते हैं। आपको अपने साथ होते ऐसे कड़वे व्यवहार के लिए बिना डरे बोलना चाहिए। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो हर कोई आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी अपने आप को कम मत समझो।
आप बहू हो या बेटी, अपने लिए बोलो ज़रूर। चुप रहकर अपने आप को कमज़ोर साबित करने की भूल मत करो। अपने लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाइए। संजू को ऐसे रसोई में देख मेरा कलेजा मुँह में आ गया। ज़रा भी लापरवाही से बच्चे को और अगर कुछ हो गया तो फिर आप क्या करेगी? आप तो किस्मत में आपका पक्ष लेने यहाँ खड़ी हूँ। कल को आप अकेली होगी, तब भी आप ऐसे ही डरेंगे। आपके और अपने बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठाइएगा। अपने साथ होता गलत देखती रहेगी। आप इस घर की बहू हो। अगर आपको फर्ज है तो आपके पूरे अधिकार भी है। अपनी उन्हीं अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और आप कोई आलसी, कमज़ोर मकान नहीं है। बस आपको अपने माँ बाप के दिए संस्कारों के आगे चुप है। तब रिंकी बोली, हाँ दीदी, आप सही कहती है, गलती मेरी है। मुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। आपने मुझे आने वाली जिंदगी का सबक दिया है। अब आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी निशा को गुस्से में देख वेदिका जी बोली, तो बिल्कुल सही कह रही है। धीरे धीरे मैंने सारी ही जिम्मेदारी रिंकी को पकड़ा दी। उसके बाद पलट कर नहीं देखा और पिछले 3 सालों में इसकी आदी हो गई हूँ। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही हूँ। मैं स्वार्थी में अंधी हूँ, इसकी परेशानी नहीं देख पाई और ये भी चुपचाप संस्कार और लिहाज में मुझे कुछ नहीं बोली। जैसे मुझे अपनी बेटी का ख्याल रहता है। अगर मैं इसका आधा भी ख्याल रिंकी का रख लेती तो आज तुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पे भी मैं हर वक्त बहू पे आलसी होने का इल्जाम लगाती रहती हूँ। रिंकी, मुझे माफ कर। आगे से मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और काम वाली को तुरंत बुला के साथ में निशा के जाते ही जून के पूरे महीने अपने मायके में रह कर आना। फिर संजू के स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर वैसे ही तेरा आना जाना कम होगा। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।